अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है। अपोजिशन की जानिब से सख्त किस्म के जो है वो जुमले हमने देखे आज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिन्होंने हुकूमत के हवाले से लिए जो मुल्तान का जलसा था उसका गुस्सा, उसका गम और यकीनन उसमें जो उनके साथ जिस तरह हैंडल किया गया उस पर उनको यकीनन तकलीफ है। और इस हवाले से उनका नैरेटिव ये है कि हुकूमत खुद जितनी जलसे तहरीकें करती आ रही है, जितनी पब्लिक गैदरिंग्स कर रही है, जितनी कॉर्नर मीटिंग्स कर रही है, उसके अंदर कोई कोरोना स्प्रेड नहीं हो रहा। हम करते हैं तो हमारे साथ मैन हैंडल किया जाता है, हमें आहनी हाथों के साथ जो है वो डील किया जाता है। हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी हमारा राइट है और इस हुकूमत को हमारी इस तहरीक से ख़तरा है और इस ख़तरे को पेश नज़र रखते हुए वो कोरोना की आड़ में छुपकर इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसहाक डार ने BBC को एक इंटरव्यू दिया, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। उस इंटरव्यू दी जाने के बाद एक बाज़ गश्त जो है वो पूरे मुल्क के अंदर है, मुख्तलिफ तबसरे तज्ज़िये जो है वो चल रहे हैं। आज हम भी इस हवाले से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये इंटरव्यू किस हद तक मुस्लिम लीग नून को डेंट कर रहा है, PTI को ये पॉलिटिकल माइलेज दे रहा है, क्योंकि PTI का क्लेम यही है कि उनको एक पॉलिटिकल माइलेज मिल रही है इस इंटरव्यू से। इस इंटरव्यू को शायद इसहाक डार ने उतना सख्त या उतना हार्ड समझा नहीं था जितना वो वहाँ पर जाकर हो गया, जिस किस्म का एंकर ने वहाँ पर एक क्वेश्चनर अडॉप्ट किए रखा था। इस हवाले से हम बात करेंगे और साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो PTM बैनर तले आने वाले दिनों के अंदर जो पॉलिटिक्स करने जा रही है अपोजिशन, एक जलसा 13 तारीख को जो लाहौर में होने जा रहा है, 27 दिसंबर को जो लाड़काना में होने जा रहा है, 2 बड़े और आखिरी जलसे हैं। इन जलसों के बाद क्या लाएअमल होगा और इन जलसों के बाद इस तहरीक के अंदर कितनी जान होगी। और 8 तारीख को उन्होंने बैठ के सर जोड़ के PDM ने इस सारे प्लान को मुरतब भी करना है कि आगे क्या उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है, जिसका उन्होंने अंदिया दिया है, या उनके जहन में कुछ और प्लान है हुकूमत को घर भेजने का। इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें जुड़े हमारे एमिनेंट गेस्ट सलीम बुखारी साहब। वेलकम टू द शो बुखारी साहब। सर, आपसे सवाल बड़ा अहम और बड़ा ज़रूरी, और पहला सवाल वो ये है कि इज़ देयर एनी एंड टू दिस व्हाट एवर इज़ हैपनिंग नाउ? सर, बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा साहब। आपने अपनी जो इब्तिदाइया है उसमें इतनी कॉम्प्रीहेंसिव गुफ्तगू कर दी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्पीचलेस हूँ, लेकिन मैं बाहर अपनी इधर जाने के लिए कुछ ना कुछ कहूँगा जरूर इससे। देखिए, सूरत हाल इस वक्त बहुत ही गंभीर होती जा रही है। जब से PDM तश्कील पाई है, PDM के जलसों का सीरीज शुरू हुआ है, उस वक्त से हम देख रहे हैं कि हुकूमती हलकों में एक तरह की बुखलाहट है जिसे वो मानते तो नहीं है, लेकिन वो इतनी विजिबल है कि उसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। 2-3 चीजें जो है इस हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है। एक तो ये कि हुकूमत अपोजिशन से वो कुछ चाह रही है जिस पर वो खुद अमल नहीं करती है। उनके हुकूमत की तरफ से जलसे हुए, पहला जलसा तो खुद इमरान खान साहब ने सेकंड वेव आने के बाद हैदराबाद में किया। वो तो अलग बात है कि वहां क्राउड इतना आया कि उसके बाद उन्होंने कहा कि बाकी के 7 जलसों का शेड्यूल जो है वो कैंसिल कर दो, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो बड़ी बेइज्जती होगी। चलिए कैंसिल कर दी। फिर उसके बाद आप दिल्ली पाकिस्तान चले गए, वहां के इलेक्शन में भी आपने एक जलसा ठोक दिया। फिर उसके बाद आपके मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, अमीन गंडापुर, उन्होंने धड़ाधड़ जलसे किए। ना वहां कोरोना था, ना वहां कोरोना के SOPs थे, ना इसकी जरूरत थी उन्हें। फिर उसके बाद शुरू हो गए जनाब PDM के जलसे। 2 चीजें PDM के जलसों के हवाले से बहुत जरूरी हैं। एक तो यही कि जो कोरोना का प्रेमिसेस हुकूमत इस्तेमाल करना चाह रही है, इसकी कितनी पाबंदी हो रही है, SOPs पर कितना अमल हो रहा है, और दूसरा ये कि इन जलसों के इनेकाद ने हुकूमत की रिट को कितना कॉम्प्रोमाइज किया है। तो मैं दोनों पहलुओं के ऊपर बात करने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये कि मानसहरा में कैप्टन सफदर साहब ने एक जलसा रखा, वहां की इंतजामिया ने कहा इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी, ये कानून के खिलाफ है, NOC जारी नहीं किया गया। इसके बावजूद जलसा हुआ और बहुत धड़ल्ले का जलसा हुआ मानसहरा में। तो हुकूमत की रिट कॉम्प्रोमाइज हुई, नंबर 1। उसके बाद गुजरांवाला का जलसा जब शुरू हुआ तो पकड़ धकड़ शुरू हुई, लोगों को घरों से गिरफ्तार किया गया, छापे मारे गए, कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमा हुआ, जिसके बावजूद जलसा हुआ और खूब जलसा हुआ। इसी तरह से कोयटा के हवाले में भी यही कुछ था कि वहाँ कोरोना जो है वो हमलावर हो गया, वहाँ दहशतगर्दी का एक वाकया भी हो गया, लिहाजा वहाँ इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद वो जलसा हुआ। फिर आप आ रही है पेशावर, जहां पर हुकूमत भी उनकी है और जहां वजीर आला से लेके और शौकत यूसुफजई साहब और शौकत यूसुफजई से लेके कामरान मलिक तक सब ने इतने बड़े बड़े नारे मारे कि जो आएगा जेल जाएगा, गिरफ्तार कर लेंगे, इजाजत हो नहीं सकती, किसी की जरूरत नहीं, जलसा करे। पेशावर के अंदर सभी बहुत धड़ल्ले हुआ, हुकूमत की कंप्रोमाइज एक बार फिर, हुकूमत की रिट जो है तो एक बार फिर कंप्रोमाइज हुई। अब आ जाइए जनाब मुल्तान।
मुल्तान ने तो कमाने कर दी। हुकूमत को इस तरह से बिछड़ते या कह लीजिए कि बैकफुट बन जाते हैं, मेरा ख्याल है रिसेंट हिस्ट्री में हमने नहीं देखा कि 12 बजे तक ये था कि कोई सवाल नहीं कर रहा होता, घुसने नहीं देंगे, पकड़ लेंगे, जेल भर देंगे। और फिर जब वो वापसी की सफर उनका शुरू हुआ तो उनकी जो सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन है प्रधान जवान साहब, उन्होंने कहा हमने इंसानी जानों की खातिर के वहां क्योंकि डंडा बरदार आ गए थे तो हमने तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और लोगों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बैक ट्रैक किया वहां से। इसी किस्म की गुफ्तगू हो रही है लाहौर के जलसे के हवाले से। लाहौर के जलसा बहुत बड़ा होने जा रहा है, उसकी दो वजूहत है। एक तो ये कि जिसमें कि हुकूमत रिट्रीट कर रही है और अपोजिशन गेन कर रही है, लाहौर बीइंग द हार्टलैंड ऑफ PMLN, अगर आप पिछले जितने भी इलेक्शन हुए उससे रिजल्ट देखें, ये उनकी हब है। हब में जलसा होगा, बड़ा होगा, नहीं करने देंगे होगा। अगर वो मीनार पाकिस्तान पर नहीं करने देंगे तो इससे उनका और फायदा हो जाएगा कि वो जहां भी वो करेंगे वो बहुत बड़ा लगेगा, क्योंकि मीनार पाकिस्तान को भरना जो है वो आसान काम नहीं है। तो अभी भी हुकूमत जो है वो डिनायल मोड में है। कभी कहते हैं नहीं करने देंगे, वहां इजाजत नहीं देंगे, कभी कहते हैं जो जिन ने अब तक जलसे किए हैं, वायलेट किए हैं रूल्स को, उनको गिरफ्तार करेंगे, उनको पकड़ लेंगे। तो एक तो पहलू इसका ये है। दूसरा पहलू इसका कोरोना, जैसे कि मैंने पहले कहा था। देखिए कोरोना इतना समझदार हो गया, हमारे यहाँ बहुत मैच्योर्ड कोरोना है। वो हुकूमत के किसी जलसे में नहीं घुसता है, वो चाहे आशिक मान साहबा फुटबॉल खेल रही हो, चाहे क्रिकेट खेल रही हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें 150 आदमी पीछे खड़ा करके, और चाहे वो असद उमर साहब हो जो सक्कर में एक जलसा फरमा दें, उसमें कॉल के 300 बंदे से 300 भी बंदे होते हैं ना, उनकी जिंदगी भी इंपॉर्टेंट होती है। तो जब आपके अपने अमल करने का लेवल ये होगा, आपकी अपनी कमिटमेंट कोरोना के SOP के साथ ये है, तो आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि अपोजिशन जो है वो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक एंड घरों में जाके घुस जाएगी? ये नहीं होने जा रहा। तो इस एतबार से मुर्जा साहब, मैं बिल्कुल कनेक्शन के साथ ही कह रहा हूँ कि सूरत बहुत गंभीर है, और अगर लाहौर का जलसा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद के जो आफ्टर मैच है वो मेरे ख्याल से हम सबको याद रखने चाहिए। ये कुछ नहीं हो रहा है, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ वही नुस्खा इजाद हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है जो उन्होंने खुद इजाद फरमाया था 2014 में। अच्छा सर, जी प्लीज। ये हर चीज वही हो रही है जो उन्होंने खुद की थी। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जितनी भी अब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं 11 की 11 इकट्ठी हुई हैं और PDM के बैनर तले जा रहा है वो एक प्रोटेस्ट कर रही हैं, हुकूमत के खिलाफ बरसरे पेकार हैं। वेरी प्रिसाइजली सर ये बताइएगा कि एंड बेनिफिशरी इन 11 पार्टीज में से आप सबसे ज्यादा किस पार्टी को देख रहे हैं? हु इज गोइंग टू टेक द माइलेज? देखिए, इसका ताल्लुक इससे है कि इनकी इस कैंपेन का नतीजा क्या निकलता है। अगर तो वो हुकूमत को घर भेज देते हैं तो सबसे बड़ी जमात जो गेन करेगी दैट विल बी पाकिस्तान मुस्लिम लीग। इसलिए वो समझते ये हैं कि उनके साथ सबसे ज्यादा विक्टिमाइजेशन हुई है, उनको सबसे ज्यादा अंडरमाइन किया गया है, उनको सबसे ज्यादा सफर किया गया है, उनकी क्यादत को जेलों में भरा गया है। हाल पीपल्स पार्टी का भी यही है, लेकिन उनकी वेंजियंस में की डिग्री में थोड़ा फर्क है। इसीलिए आपने देखा कि जो नवाज शरीफ साहब है वो नाम लेके लोगों को टारगेट कर रहे हैं, और जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो सिलेक्टेड और सिलेक्टेड की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। मकसद दोनों का एक ही है। वो मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा जो मौलाना फजल रहमान साहब ने इसकी वजाहत दी थी कि जब हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं तो इसका मतलब वही होता है जो नवाज शरीफ का है, इसका मतलब वही होता है जो बिलावल। जी बुखारी साहब, आप मेरे साथ लाइन पे रहिएगा, प्रोग्राम में ज्वाइन करें सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो अब्बासी साहब। सर, आप पे, आपकी गवर्नमेंट पे ये ब्लेम है, अपोजिशन का ये क्लेम है कि आप उनको जलसे इसलिए नहीं करने देते कि आप उनसे शदीद खौफजदा हैं। आप कोरोना की आड़ में उसके पीछे छुप चुके हैं, जबकि आप खुद पब्लिक गैदरिंग्स कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने आज भी एक जगह पे गिलगित बल्तिस्तान की तकरीब के हवाले से खिताब किया, उसमें भी कोई 400-500 बंदे के मौजूद होने के विजुअल्स हमने भी देखे। ये बताइए क्या खतरा है आपको अपोजिशन की इस तहरीक से? जी बहुत शुक्रिया। कोरोना की जहाँ तक कोरोना, इसका तो मतलब ये है कि कोरोना है नहीं और हुकूमत उसका झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। पूरी दुनिया में 14 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और पूरी दुनिया में सेकेंड वेव आई हुई है और इस वक्त इन्फेक्शन रेट हाईएस्ट है, 8% हो गया। तो इससे पहले भी जलसे हुए हैं और बाद में भी होंगे। अभी तो हमने उन्हें कहा है जो करना है कर लें, क्योंकि कानून तो है, पाबंदी है और 300 यहाँ पे SOP फॉलो नहीं होंगे तो उस पे केसेस बन जाएंगे। तो वो हमने की है। हमें कोई ऑपोजिशन, इनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। आपने कल देखा होगा इसहाक डार साहब ने पूरी दुनिया के सामने जो हमारा केस है उन्होंने प्लीड किया, उन्होंने साबित किया कि ये झूठ के पलंदे हैं, ये झूठे हैं, ये इन्होंने
करप्शन की है, इनके पास किसी प्रॉपर्टी का कोई सबूत नहीं है, ये अपनी हर बात गलत बताते हैं। तो वो हमारा केस है और हमें सबको पता है कि ये इस जो पीडीएम है इसके पास कुछ एजेंडा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस से तवज्जो हटाने के लिए प्रेशर डालना चाहते हैं। इनका प्रेशर बंद नहीं ना, आवाम इनके साथ है नहीं। तो आप पे क्या प्रेशर है? प्रेशर है बासी साहब, आप लोगों पे प्रेशर आ रहा है? कोरोना फैलने का शदीद अंदेशा है। आपने प्रेशर का जिक्र किया, कोई प्रेशर है आप लोगों पे? क्योंकि ऑपोजिशन भी यही कह रही है, अभी सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि आप लोग अंडर प्रेशर हैं और उस अंडर प्रेशर होने की वजह से आप लोग इस किस्म के हथकंडे अपना रहे हैं जो आपको नहीं अपनाने चाहिए। उनका पॉलिटिकल राइट है, उनको आप जलसे करने दें, आप खुद भी कर रहे हैं। बात तो वहीं पर आ जाती है। नहीं, अगर सलीम साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वो इसको हथकंडे कहेंगे। सारे लोग समझते हैं कि इस वक्त हालात नहीं है, महीना 2 महीने जब ये कोरोना की वेव नीचे आ जाए तो फिर भले जलसे करें, हम जलसे रोक नहीं सकते किसी के, ना हमें जलसे करने में कोई पीटीआई का कोई मुकाबला कर सकता है। ये 11 पार्टियां मिलके हमारे 11वें हिस्से का जलसा भी नहीं कर सकते और हम इनसे 11 गुना बड़े जलसे कर सकते हैं। वो कोई मुकाबला नहीं है। जलसों से ना हुकूमतें जाती है, ना इस तरह की डिसक्रेडिटेड ऑपोजिशन, डिवाइडेड ऑपोजिशन जिनका ना बयानिया एक है, ना इनका कोई मकसद एक है, सवाए वो इस सारी बातों के। इससे हमारे पे कोई ना प्रेशर है ना बन सकता है। लेकिन बहरहाल अगर लोग निकलते हैं और कोरोना फैलता है तो इस पर जरूर दबाव है हमारे ऊपर कि खुदा ना खासा अगर कोरोना फैल गया तो मुल्क की मईशत बैठ जाएगी, लोग अगर हमने लॉकडाउन करना पड़ता है तो बहुत बुरा हो जाएगा। उस चीज का बिल्कुल दबाव है और वो हम दबाव महसूस कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत को या ऑपोजिशन को पता चल गया है कि हुकूमत की जो मौसमी पॉलिसी है उनकी वजह से इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गई, आपकी लार्ज सेक्टर जो स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ना शुरू हो गई, आपकी रेमिटेंसेस बढ़ना शुरू हो गया, आपके खसारे कम होना शुरू हो गए, स्टॉक मार्केट बढ़ना शुरू हो गई, आटा चीनी सस्ता होना शुरू हो गया, आपका डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। ये सारी खबरें हैं तो इनकी तो सियासी मौत है। इनको पता है कि खुदा न खासा, मैं तो ये बात बड़ी सख्त है, लेकिन ये तो कहेंगे कोरोना फैले और ये इमरान खान इसमें फंसे और ताकि हमारा कोई रास्ता बने, तो ये तो क्रिमिनल है। अच्छा अब्बासी साहब, मुझे आप ये बताइएगा, आपने अभी इकोनॉमी की बात की, ये बताएं कि जो आप बयान कर रहे हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, मुशीरान आपके वज़रा जो इकोनॉमी के डील कर रहे हैं उसको आते हैं, वो प्रेस टॉक भी करते हैं, हम भी देखते हैं, दिखाते भी हैं, इसका जो ग्राउंड लेवल है उस पर कोई असर होता हम देख नहीं रहे। आज भी चीनी, आटा, दाल, अशिया खुरनोश की कीमतें जो हैं वो वहीं की वहीं हैं। कोई माइनर 19-20 का फ़र्क अगर आया हो तो वो जो ग्राफ बढ़ रहा है महंगाई का उसकी तरफ ही हो रहा है, कोई कमी अभी तक होती ग्राउंड पे दिख नहीं रही है। नहीं, अगर आप देखें चीनी की जो एक्स मिल रेट है उसमें 20 रुपए की कमी आ गई है, एक बात। दूसरी बात यह कि मईशत जब ठीक होना शुरू होती है तो पहले उसके इशारे ठीक होते हैं, उसके इंडेक्सेस ठीक होते हैं, उसके रेट्स ठीक होते हैं, उसके बाद उसका इम्पैक्ट आता है, उसका असर अवाम पे आता है। तो अगर मईशत ठीक हो रही है तो इसका मतलब है कि इंशाल्लाह लोगों की जिंदगियां बेहतर होंगी। तो ठीक है, एक मुश्किल दौर था 2 साल का, हमें लगा उस सारे पिछले जो एक मेस था उससे निकालने के लिए, और वो जब इतने बड़े बड़े खसारे हों, आपके पास अखराजात ज्यादा हों, आमदनी कम हो, कर्जों की किस्तें हो, तो जाहिर है उस कौम को मुसीबत से गुजरना पड़ता है। कौम गुजरी है, लेकिन आज सारी चीजें मस्बत डायरेक्शन में हैं। जैसे मैंने आपको चीजें गिनवा दी कि डॉलर जो है उसका रेट कम होना शुरू हो गया, हमारा स्टॉक मार्केट बेहतर होना शुरू हो गई, हमारा जो फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बूम पे चली गई, एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गई। अब इनका आहिस्ता आहिस्ता बेरोजगार पे असर आएगा, इसका आहिस्ता आहिस्ता कीमतों पे असर आएगा। आम बंदे को कोई अंदाजन कोई बताएं, आम बंदे की जिंदगी में इसका असर कब पड़ेगा? कोई टेंटेटिव टाइम देखिए, अगर फैसलाबाद में इस वक्त टेक्सटाइल के मजदूर की किल्लत हो गई है तो जो मजदूर जिनको नौकरियां मिली हैं, जो हजारों की लूम्स थी, पावर लूम्स जो बंद थी, वो चलेंगी तो जाहिर है उस मजदूर के घर खुशहाली जा रही है, उसको रोजगार जा रहा है, उसकी आमदनी जा रही है। अब इसके बाद जब ये वो मजदूरों को तनख्वाह मिलती है, वो खर्च करते हैं, उससे और लोगों की सेल बढ़ती है, वो जो और सेल बढ़ती है तो और प्रोडक्शन होती है। इस तरह एक मस्बत एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है जो इकोनॉमी को 4-6 महीनों में इंशाल्लाह बैक ऑन ट्रैक पे ले आएगा। हम ग्रोथ भी देखेंगे, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन भी देखेंगे, हम जो आपकी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है, जो तामीराती इंडस्ट्री है, इसको हम बूम देना चाह रहे हैं ताकि पाकिस्तान में जो हमने घरों का वादा किया वो भी पूरा हो, और जो एक ओवरऑल लोगों की जिंदगियां बेहतर करनी है और गुर्बत का खात्मा करना है, वो हमारा टारगेट है। और इंशाल्लाह ये हुकूमत 4 से 6 माह का टाइम है जिसके अंदर बेहतरी आ जाएगी। ये बताएं अब्बासी साहब कि आप
के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त एलिगेशन है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर, वो है यकतरफा एहतसाब का। मौलाना फजलुर रहमान साहब जलसे से खिताब करते हैं और बड़ा धुआंधार खिताब करते हैं, उसके बाद वो प्रेस टॉक करते हैं और उसके अगले दिन नैब एक नोटिस उनके एक अजीज़ को भेजता है, उसके बाद उनके भाई को आज दूसरा नोटिस भेज देता है। यकतरफा एहतसाब के अमल की बात कुछ सच साबित होती है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी तो हमें दिख रही है, ऐसा है नहीं है, क्या कहेंगे आप, क्या कॉमेंट करेंगे? देखें, ये अगर पिछले 30-40 साल यही लोग हुक्मरान रहे, इन लोगों के पास सारे इख्तियार थे, तो केसेस भी इन्हीं के खिलाफ बनेंगे ना। अगर हमारा कोई पुराना बंदा, हमारा पुराने अलीम खान थे उन पे केस बना, हमारे पुराने सप्तान खान थे उन पे केस बना। अब अगर मैं एमएनए बन गया हूँ, मेरे पास इख्तियार ही कोई नहीं है, मेरे पे क्या केस आप बनाएंगे? अगर कोई वजीर बना है और उसने वजारत 1-1.5 साल की है तो उसमें आप क्या केस बना देंगे? तो ये तो कहना उनका ये ख्याल है कि 10 केस उनके बने 10 हमारे बने, तो ये टुकड़ी बनती। एक तो हम एक करप्शन के खिलाफ बयानियां लेके आए, लिहाजा हमारे लोग निस्बतन कम उनको करप्ट होना चाहिए और वो है। नंबर 2, अगर हमारे यहाँ भी कोई ऐसा माजी का कोई ऐसा पॉलिटिशियन आया है तो आपको देखें उनको भी नोटिस आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें उनको नोटिस आए जो पिछले दौर से चले आ रहे हैं। तो ये कह देना, इसका साफ वाज़ेह मतलब है कि वो सारे ही करप्ट हैं और हम में से कोई 1-2 पे करप्शन के इल्जाम है। लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान की तो वो तो इस वक्त 12वें खिलाड़ी हैं, सियासत से बाहर हैं, उनसे सिर्फ सवाल ये पूछा जाए जो 20 साल उन्होंने कश्मीर कमेटी की चेयरमैनी के फायदे उठाए और कश्मीर के लिए उनका कोई एक मकसद, एक फायदा, एक उनका कंट्रीब्यूशन वो हमें बता दें तो अगली बात करें। ये घिसे पिटे लोग हैं, अब इनको अपनी आगे आ रहे सेनेट के इलेक्शन, इनको अपनी आइंदा की शासक खत्म होती नजर आ रही है, इसलिए वो मौत से पहले फड़फड़ाने वाली बात है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे जी सूरत हाल की जानिब बढ़ी है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। आपसे सर पहला सवाल ये है कि जो इंटरव्यू इसहाक डार साहब ने दिया BBC हार्ट टॉक प्रोग्राम के अंदर, ये बताइए कि इस इंटरव्यू के हवाले से उनका कोई अंदाज़ा गलत तो नहीं हो गया, क्योंकि उस इंटरव्यू के बाद जो इस वक्त बाज़गश्त चल रही है उसमें एंकर ने काफ़ी आड़े हाथों लिया और शायद जवाबात मुकम्मल देने में इसहाक डार साहब नाकाम हुए हैं। तो ये जो BBC का जो इंटरव्यू इसहाक डार साहब के कुछ क्लिप्स जो हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे चल रहे हैं और उसके बाद कुछ TV चैनल्स में भी वो चलाए हैं। पहली बात तो ये है कि डार साहब का वो मुकम्मल इंटरव्यू नहीं है और ये कुछ क्लिप्स चले हैं। कुछ ऐसे क्लिप्स भी डार साहब के हैं जो उन्होंने अपने ट्विटर से ट्वीट भी किए हैं। उन्होंने बड़े संगीन सवाल जो हैं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पे और इमरान खान साहब की जो सबका उनके बयानात और उनकी तकारीर रही हैं, इदारों के हवाले से उनका मौक़िफ़ रहा है, उसके हवाले से भी उन्होंने कुछ संगीन सवाल उठाए हैं जिसका अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया। लेकिन बहरहाल जो आप पूछ रहे हैं, देखिए सबसे ज़्यादा बात जो है वो डार साहब की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हो रही है। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि डार साहब को पिछले तकरीबन 27-28 साल से पार्लियामान के मेंबर हैं। सबसे पहले वो कौमी असम्बली के मेंबर बने और बासियत मेंबर पार्लियामेंट हर साल आपको अपने जो असासे हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराने होते हैं, जिसमें आपकी जो स्पाउस हैं यानी आपकी एहलिया और आपके जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जो आपके डिपेंडेंट हैं, उनके असासे आपको डिक्लेयर करने होते हैं। तो बजाय एक क्लिप को लेके आप इसको तमाशा बनाएं और इसके ऊपर जनाब आप एक नई सियासत शुरू कर दें, नई बहस का आगाज शुरू कर दें, आप वो सारे जो डार साहब की डिक्लेरेशन हैं वो यहाँ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में है, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में है, वो निकालें और देखें कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने डिक्लेयर की हुई हैं और अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, उसमें अगर कोई तजाद है तो उसमें पाकिस्तान जो मरवजा कवानीन है उनके तहत मुकदमा चलाएं। अगर नहीं है तो फिर इसको तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है, तो हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं सो कॉल्ड, इनका काम ये है कि कोई एक चीज़ उठाओ और 10-15 दिन मीडिया के ऊपर उसको अच्छा पीटो और उसके ऊपर जनाब एक तमाशा लगाओ, उसके ऊपर हर्जा रसाई करो और असल जो अवाम के इशू हैं, जो अवाम इस वक्त बेचारे अजीब मखमसे का शिकार हैं, तकलीफ का शिकार हैं। एक आम आदमी जो है उसके घर में दाल रोटी वो पूरी नहीं हो रही,
आटे का रेट कहाँ चला गया है, सब्जी का रेट कहाँ चला गया है, उस पर बात ना करो। असल तो मसला ये है जिसको बात करें, टीवी प्रोग्राम्स होने चाहिए, इनकी नालायकी और इनकी डिटाई एक्सपोज होनी चाहिए, उस पर बात कोई नहीं कर रहा। डार साहब ने ये कह दिया, डार साहब ने वो कह दिया, बाय द वे मैंने तो जवाब आपको दे दिया है कि डार साहब के एसेट्स हुकूमत निकाले, पिछले 27 साल का रिकॉर्ड उनका आपके पास है जो हर साल वो देते रहे हैं, और उसके बाद देख लें सच क्या है झूठ क्या है। लेकिन एक आम आदमी मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के 99% लोगों को इस इंटरव्यू से क्या मिलेगा? कोई उनका फायदा होगा, कोई उनका पेट भरेगा, किसी के बच्चे को दवाई मिलेगी, किसी के बच्चे की स्कूल की फीस अदा होगी? नहीं होगी। लोगों को जो है वो जो उनके मसाइल है उनके हवाले से गुफ्तगू ही कोई नहीं हो रही। दवाइयाँ आपने 6 अरब रुपया खा के गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने 6 अरब रुपए की रिश्वत लेके 500% महंगी कर दी है, उसमें कोई बात ही नहीं कर रहा। आटा कहाँ था, कहाँ चला गया, चीनी कहाँ थी, कहाँ चली गई है। मैं सिर्फ उन आइटम्स की बात कर रहा हूँ जिससे हमारे 95% पाकिस्तानियों का घर और उनका बजट बुरी तरह मुतासर हुआ है। 5% लोग जो है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा सर, एक और बड़ा अहम सवाल है, एक बहस सोशल मीडिया पर भी जारी है और हमने भी देखा कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बयानिया था फौज को लेकर, जब से पीडीएम की तहरीकें शुरू हुई और जब से आप खिताब हुए, आप भी बहुत सरों के अंदर मौजूद थे, वो बयानिया वक्त के साथ साथ कुछ दम तोड़ता दिखाई दे रहा है, इसकी क्या वजह है? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको देख के आप ये कह रहे हैं कि वो बयानिया में जान है या उसमें दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आती। अगर आप जलसों में अवाम की शिरकत देखें, उनका जोशो खरोश देखें, तो वो मियां नवाज शरीफ के बयानिए की तायीद के लिए वहां पे आते हैं। वहां पे वो कोई मेला तो नहीं होता। मैं सर स्पेसिफिकली जो उनका फौज को लेके बयानिया में उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, फौज को लेके कोई मियां नवाज शरीफ का बयानिया नहीं है। ये सारी बातें होती जा रही हैं मियां नवाज शरीफ पे, हमारी जमात पे, पीडीएम पे। और जब हुकूमत को जो मैंने बात की आपके सामने कि जब इनके पास अपनी नालायकियां और नाअहलियां वो इनसे छुपाई नहीं छुपती, तो फिर ये फौज के पीछे छुपते हैं। अगर बात की जाए जनाब इनकी नालायकियों की, इनकी नाअहलियों की, तो जी फौज के खिलाफ है, फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं। फौज के वो जो अफसरान जिन्होंने मुल्क में माशाल्लाह लगाए हैं, उनकी तारीफ कौन कर सकता है? आप कर सकते हैं। जिन्होंने पाकिस्तान का आइन तोड़ा उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं? करते हैं तो बताएं। कोई भी नहीं करता। इवन बहुत सारे प्रोग्रामों में फौज के जो रिटायर्ड जनरल्स आते हैं उन्होंने भी कहा कि माशाल्लाह जिसने लगाया है वो गलत है, पाकिस्तान का आइन तोड़ा गया वो गलत है। ये अलग बात है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सका। जिन जजों ने कार्रवाई की, जिस अदालत ने, वो अदालत ही उड़ गई, ये एक अलग बात है। जब मुशर्रफ एक दिन के लिए जेल नहीं गए, एक अदालत में पेश नहीं हुए, ये एक अलग बात है। लेकिन जो उन्होंने किया वो तो गलत है। और आज अगर उस गलत को गलत कहें तो कहते हैं जी फौज के खिलाफ है। फौज के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। फौज पाकिस्तान की हिफाजत की जामिन है। एक एक फौजी जो है उसका पाकिस्तान के एक एक फर्द पे कर्ज है, एक एक शहीद का हमारे ऊपर कर्ज है। हम उनका कर्ज नहीं उतार सकते, उनकी माओं का कर्ज नहीं उतार सकते। तो ये कह देना जनाब फौज के खिलाफ है और जनाब उसके बाद अंदर घुस जाना, नहीं, ऐसा नहीं है। ये हुकूमत के लोग छुपते हैं और डरते हैं और ये फौज के पीछे छुपते हैं। कोई बयानिया हमारी किसी भी लीडर का, किसी भी पार्टी का ना फौज के खिलाफ है और ना हम है। हम सिर्फ रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। वो मैनुअल जिसके तहत पाकिस्तान को चलाना है उसका नाम आईन पाकिस्तान है, उसके तहत मुल्क को चलाएं। तो सर ये बताएं ना फिर सर मियां साहब फिर वापस क्यों नहीं आते? आज भी उनको जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो इश्तारी करार दे दिया लजीजिया रेफरेंस के अंदर। तो अभी करंट कंडीशन क्या है उनकी? कुछ तबीयत की हमें बताएं। हमें इसाक डार साहब की, हमें मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत की खराबी के बारे में इल्म है, हमें पता है कि वो बीमार हैं और इसी वजह से वो वहाँ पर हैं, लेकिन वो पॉलिटिकली बड़े मोटिवेटेड हैं, एक्टिव हैं और वो वहाँ पर अपेयर हो रहे हैं, टीवी पर भी आ रहे हैं, जलसों में भी खिताब कर रहे हैं। तो वो ये सब कुछ यहाँ पर आकर क्यों नहीं कर पा रहे जबकि उनको अदालतें, हुकूमत यहाँ पर तलब कर रहे हैं? देखिए मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारी के हवाले से बहुत ज़्यादा सियासत पाकिस्तान में हुई है और हो रही है। इससे पहले बेगम कलसूम नवाज की बीमारी के हवाले से बहुत ज़्यादा सियासत भी हुई और बड़ी गंदी सियासत हुई। अल्टीमेटली वो अल्लाह को जब प्यारी हुई तो उस वक्त लोगों को यकीन आया। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो ये मैं क्या कहूँ कि किस किस्म के ये किरदार थे जो उनकी बीमारी के ऊपर भी जो है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते थे, फिर उनके मुंह बंद हुए। कुछ तो ऐसे थे जिन्हें बाद में माफी मांगनी पड़ी उनकी वफात के बाद। इसी तरह ये मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारी के पीछे भी लगे हुए हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो मियां साहब जब डॉक्टर्स उनके अलाउ करेंगे वो जरूर पाकिस्तान आएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड मियां नवाज शरीफ साहब वहां से किसी जलसे से खिताब नहीं कर रहे, वो रैलियां नहीं निकाल रहे।
अगर पाकिस्तान में किसी पब्लिक गैदरिंग से वो खिताब करते हैं तो वो टीवी कंप्यूटर के सामने बैठ के करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और उनकी सेहत के हवाले से जो हुकूमती यहाँ पे कमेटीज बनी, बोर्ड बने, उन सब ने बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत जो है वो खराब है। बाकी अदालतों का जो पोजीशन है, मैं समझता हूँ कि उसमें भी बहुत सारी जमातों ने सवालिया निशान उठाए हैं, जो फैसले में उसमें बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठे हैं। हैविंग सेड दैट, इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जब आए, उन्हें पाकिस्तान की अदालत से सजा हो चुकी थी, उनकी बेटी को सजा हो चुकी थी, तो वो सीधा जेल जाने के लिए आए थे। वो पाकिस्तान की अदालतों का एहतराम करते हैं, हम इस मुल्क के कानून का एहतराम करते हैं, आइन का एहतराम करते हैं। जरूर वापस आएंगे एंड ही विल फेस ऑल द केसेस जो उनके खिलाफ बने हुए हैं, बिल्कुल करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। तारिक फजल चौधरी साहब हमारे मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक की जाने पड़ते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बुखारी साहब से गुफ्तगू को मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं, बढ़ाते हैं। सर, हुकूमत का कहना ये है कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बहुत बेहतर हो रहे हैं। उनके मुशीरान, उनके वज़रा जितने भी इस सारी चीज़ को डील कर रहे हैं, इकॉनमी को, प्रेस टॉक्स भी हुई हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़ुद भी कहा है कि जी पहली मरतबा हुआ है कि सरप्लस में हमारा जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है था वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। 3, 4, 5 माह जैसा वक्त लगेगा कि ग्राउंड तक जो है वो इकॉनमी के असरात, मुस्बत असरात जो है वो होते दिखाई देंगे। अगर गवर्नमेंट ने काबू कर लिया सर इकॉनमी पे, तो कितनी फ्रेजाइल सिचुएशन होगी गवर्नमेंट? मुर्जा, दो मुख्तलिफ तरीके हैं इसको देखने के। एक तो हुकूमत हमेशा कोई भी हो, चाहे वो नवाज शरीफ की हो, चाहे वो पुरानी हुकूमतें हो, वो दावा यही करती हैं कि इकोनॉमिकली उन्होंने बहुत कमाल मार लिए हैं, लेकिन पता चलता है जब वो तशरीफ ले जाते हैं तो उसके बाद क्या कुछ हुआ था। लेकिन यहाँ जो है, जो इंडिकेटर्स हैं जो जज करने की इकोनॉमी कहाँ खड़ी है, उनमें तो कोई पॉजिटिव नहीं है। आप देखिए जीडीपी ग्रोथ जो होती है उसका रेट जो है वो सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि उस मुल्क की इकोनॉमी कहाँ जा रही है। 5.8 इन्होंने इनहेरिट किया था, अल्लाह के फजलो करम से ही मैं कहूंगा इस वक्त वो -0.49 पे है। अगर ये तरक्की है तो मैं बिल्कुल तस्लीम कर लेते, सरे हम कर लेंगे, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है। दूसरी बात, दूसरा क्राइटेरिया जज करने का ये होता है, मगर इससे पहले कि मैं इसके आऊँ, मैं ये बता दूं, जो वो कहते हैं कि करंट ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमने पूरा कर लिया है। जब आप इंपोर्ट बंद कर देंगे और सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे तो वो नेचुरली कम हो जाएगा, इसलिए कि इंडस्ट्रियां आपकी बंद है, लोग चिल्ला रहे हैं, ताजिर आपके खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। आपने इंपोर्ट बंद करके जो खर्चा होता है जहां पर, और जो रॉ मटीरियल मंगवाया जाता है वो ना मंगवा के इंडस्ट्रियां बंद कर दी हैं, और आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि जनाब हमने ट्रेड डेफिसिट जो है कम कर दिया है। तीसरा बड़ा इंडिकेटर ये होता है कि अवामुन्नास जो है, जो हुकूमत की पॉलिसी से बराह रास्त मुतासर होते हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है। आप देखें चीखें निकल रही हैं और ऐसी निकल रही हैं जैसा कि बिल्कुल असद उमर ने कहा था इब्तिदा में ही, कभी तो चीखें क्या निकली हैं, तो निकलेंगी। फिरदौस रहमान साहब ने भी यही धमकी जो है वो दी थी, तो चीखें तो निकल रही हैं। तो अगर अवाम की चीखें निकल रही हैं, हर चीज महंगी है, बेरोजगारी बढ़ गई है, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तेल, चीनी, पेट्रोल, बिजली, गैस, हर चीज महंगी हो गई। लेकिन सर इस सब का जिम्मेदार वो पिछली गवर्नमेंट्स को ठहराते हैं। वो कहते हैं कि जी इन्होंने इतना बिगाड़ किया, इतने महंगे इन्होंने कर्जे लिए, इतने ज़्यादा लिए, इन्होंने आर्टिफिशियली डॉलर को कंट्रोल करके रखा, यानी पैसे बाहर से ले लिया, लोन ले लिया, उस लोन को लेके इन्होंने जो इन्फ्लेशन थी, फूड इन्फ्लेशन, उसको उन्होंने आर्टिफिशियली जो है वो होल्ड कर लिया, ताकि लोग जो है वाह वाह करेंगे जी मियाँ साहब के दौर में बड़े सस्ती थी रोटी, बड़ी सस्ती थी चीनी। जब वो ख़त्म हुई, गवर्नमेंट गई, ये लोग आए, उन्होंने टेक ओवर किया, तो उन्होंने कहा जी हमें तो पूरे का पूरा जो है वो उजड़ा हुआ सारा का सारा जो है हमें वो मिला इकोनॉमिक प्लान, तो हम क्या कहाँ पे जाएं? हम तो उसकी बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं। दे ब्लेम देम। मुर्जा, जरा थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है यहाँ, अगर आप मुझे जल्द देंगे। जो कर्जों की बात है ना, ये तो इसे जरा 1 मिनट के लिए एक तरफ रखिए। वो पिछली हुकूमतों भी लिए थे, बड़ी गलती की थी, इनको पे करने पड़ रहे हैं। अल्लाह के फजलो करम से इन्होंने इतने कर्जे लिए हैं 2 साल में, जो जितने उन्होंने 10 साल में नहीं लिए थे। तो कर्जों को तो रख दें एक तरफ। हुकूमत का खजाना हर साल भरता है, तवज्जो से सुने मेरी बात। अगर खजाना नहीं भरता तो बजट काहे का बनाते हैं ये? वो जो खजाना भरता है, कर्जे तो चुका दिए जाएंगे, उसके लिए कर्जा लेके आप चुका रहे हैं, एक तरफ कर दीजिए। लेकिन वो जो हर साल रेवेन्यू से खजाना भरता है, जिसकी बुनियाद पे आप बजट बनाते हैं, वो उसका अवामुन्नास तक बेनिफिट कहाँ पहुंचाएगा, इसका तो जवाब दे कोई मुझे। मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, आपके प्रोग्राम में बुलाइए, आप कौन है इनके फाइनेंस मैनेजर,
क्या असद उमर साहब चुटकियां बजा के टीवी टॉक शोज में नहीं कहते थे कि हम इकोनॉमी को एक हफ्ते में ठीक कर लेंगे? क्या आपको इमरान खान के वो बयान याद नहीं कि उन्होंने कहा था मेरे पास एक टीम है 200 माहिरीन की, हर शोबे में हम इनकलाब ले आएंगे? किधर है वो तब्दीली? कहाँ है वो तब्दीली? पूछे ना, निकले स्टूडियो से बाहर, आप भी निकले, मैं भी निकलता हूँ, जो आदमी आए आप उसके आगे माइक कर दीजिए, सब पूछे क्या भाव निकल रही है, वो आपको जो कुछ बताएगा वही आप आवाम को दिखा दे, तो आपको पता चल जाएगा कि हुकूमत ने क्या कामयाबियां हासिल की हैं जहाँ तक पाकिस्तान की मैशत करना। ठीक है, अच्छा सर ये बताएं कि अब थोड़ी सी बात पीडीएम की कर लेते हैं। इस पीडीएम की तहरीक को ओवरऑल आप कितना स्ट्रॉन्ग और आने वाले वक्तों में कितना स्ट्रेंथन होता देखते हैं इस गवर्नमेंट के? मैं पीडीएम की कामयाबी को पीडीएम के दावों की शक्ल में नहीं देखता, ना देखना चाहिए। हर अपोजिशन जो है दावा करती है कि उसने ऐसी तस्दीक कर दी हुकूमत की, उन्होंने चक्के चढ़ा दिए। मैं जज कर रहा हूँ इसको हुकूमत की बुखलाहट को। हुकूमत बुखलाई हुई है, हुकूमत अपने रिएक्शन में सेन नहीं है, वो हर घंटे के बाद अपनी पोजीशन तब्दील कर रही है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके पास मॉरल ग्राउंड्स पर अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं। परफॉर्मेंस उनसे नहीं हुई, गवर्नेंस उनसे नहीं हुई, तो चीजों की कम नहीं हुई, गरीब आदमी का मसला हल नहीं हुआ, वो डिफेंसलेस हुकूमत है। इसलिए अपोजिशन की तहरीक में आपको जान भी दिखाई देती है, और अपोजिशन इस जोन में है कि वो इस रजीम को घर भेज देगी। यही दावा है ना उनका कि इमरान खान का भी घर जाना पड़ेगा, कोई दिसंबर की डेट ले रहा है, जनवरी की डेट ले रहा है। लेकिन इसके जवाब में बजाय इसके हुकूमत अपने आप को अपने मेरिट्स में डिफेंड करे। आप उनको वही रोना धोना जो आवाम को हिफ्ज हो चुका है पिछले 2 साल में, जो एक काम कामयाबी से उन्होंने किया है वो ये कि पिछले चोर से पिछले डाकू थे, जो डाकू और चोर आधे से ज्यादा खुद अपनी छतरी के नीचे बैठे हुए हैं, और दूसरी पार्टी में जो चोर थे इनके मशीर और वजीर है तो वो डूब गए हैं। एक ड्राई क्लीनिंग मशीन जो है इमरान खान साहब के पास है, खुद भी वो इसी में धुले हैं, और बाकी जो उनके साथ जुड़ जाते हैं उनको भी उसी में धो रहे हैं। अगर ये इकोनॉमी की तरक्की है, अगर ये हुकूमत के पास डिफेंस है अपना, तो पीडीएम की मूवमेंट जो है वो बाई डिफॉल्ट, आई रिपीट बाई डिफॉल्ट हुकूमत को ले रही। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट हैं आपके वक्त का। अभी तक के लिए इतने ही, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आपसे कल इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी मज़ीद तबसरों और तज़ियों और मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।